हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा अगला अनुप्रयोग ईएन का अगला अनुप्रयोग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है और जिसका नाम क्या है बेटा, अम्लीय तथा क्षारीय सामर्थ्य था। इसके आधार पर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे हैं बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको मान करके चलेंगे, इसलिए हम यहां पर इसको ऐसे स्टार मार्क करके बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखें बेटा क्या है, तो बेटा अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्यता क्या होती है। जैसे कि आपने सुना है बेटा अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, तो अभी तक तो आपने बातें पढ़ी है कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। आज आप इसके बारे में सीखेंगे कि कोई अम्ल अम्ल क्यों होता है और कोई क्षार क्षार क्यों होता है। हमें कैसे पता पड़ेगा किसी को देख करके कि वो अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा या क्षारीय व्यवहार दर्शाएगा। और इसके अलावा इसके इतर और भी प्रकार के व्यवहार होते हैं, तो उन सभी प्रकार के व्यवहारों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा हाइड्राइड को लेकर के कि हाइड्राइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम हाइड्राइड्स की प्रकृति। अब पहली बात तो ये शब्द आपके सामने आया है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है, तो जब भी कभी कोई तत्व सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा तब उस यौगिक को हाइड्राइड कहा जा सकता है। जब भी कभी कोई तत्व सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, वो यौगिक का जो निर्माण करेगा, उसको हाइड्राइड कहा जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बेटा, हाइड्रोजन के साथ में बंध होना चाहिए। जैसे कि NaH, NaH का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्राइड, क्योंकि यहां पर सोडियम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में बंध बना रहा है। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, सोडियम हाइड्राइड। जैसे एग्जांपल देखें बेटा CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। तो CaH2 का नाम कैल्शियम हाइड्राइड हुआ क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बंध बना रहा है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि हाइड्राइड्स की प्रकृति किस प्रकार होगी। तो हाइड्राइड्स की प्रकृति के अंदर जो अणु का स्थायित्व होगा वो समानुपाती होगा उसकी बंध ऊर्जा के, जिसको कि हम बंध सामर्थ्य भी कह सकते हैं, और वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा बंध लंबाई के। जो अणु का स्थायित्व होगा वो बंध ऊर्जा के समानुपाती होगा और बंध लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसका किस प्रकार संबंध होता है इसके साथ में, उसको देखते हैं हम। तो धातु के हाइड्राइड क्षारीय होते हैं तथा अधातु के हाइड्राइड्स अम्लीय होते हैं। ये एक जनरल पॉइंट है बेटा कि धातु के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के हाइड्राइड्स जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, अभी थोड़ी देर में आपको ये बात समझने आने वाली है। अभी इस पॉइंट को देखें आप। अब आप देखें बेटा, जैसे स्थायित्व के क्रम की यदि हम बात करें, हमारे पास में कुछ यौगिक हैं HF, HCl, HBr और HI। अब इन चार यौगिक के अंदर अगर हम स्थायित्व के बारे में बात करें तो किस प्रकार से कमेंट करा जा सकता है। तो इधर देखें बेटा, आपको बात अभी समझ में आती है। सबसे पहले इसे यहां पर बात करी गई है HF के बारे में, तो H और F के बीच में कुछ इस प्रकार का बंध होगा। इसके बाद यदि हम HCl की बात करें तो फिर H और Cl के बीच में कुछ इस प्रकार का बंध होगा। फिर HBr की यदि हम बात करें तो H और Br में कुछ इस प्रकार का बंध होगा। और फाइनली अगर हम HI की बात करें तो H और I में भी कुछ इस प्रकार का बंध होगा। ठीक है बेटा। अब आप एक बात सोचें बेटा कि सबके अंदर क्या समान है, हाइड्रोजन तो समान है, मतलब हाइड्रोजन का आकार जो होगा वो सबके अंदर समान तरीके से देखा जाएगा। परंतु यदि हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो आपको मालूम है कि ये चारों तत्व एक ही वर्ग के हैं और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार आकार में बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब HF के मुकाबले में जो HCl की बंध लंबाई है वो अधिक होगी, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का आकार बड़ा है। तो यदि HF की बंध लंबाई कुछ इतनी है, मान लीजिए इतनी है, तो ये बात कह सकते हैं कि HCl की थोड़ी सी बड़ी होगी, HBr की थोड़ी और बड़ी होगी और HI की इन सब में सबसे बड़ी होगी। अब आप एक बात खुद समझ कर देखें बेटा, कॉमन सेंस है। मान लीजिए आपके पास में एक डंडी है, लकड़ी की आपके पास डंडी है। यदि आपके पास एक लकड़ी की डंडी है तो आपके पास एक छोटी डंडी है और आपके पास में एक बड़ी डंडी है। आप खुद सोच करके बताओ कि किसको तोड़ना आसान। तो कॉमन सेंस से बात कही जा सकती है कि डंडी जितनी बड़ी होगी उसको तोड़ना उतना ही आसान हो जाता है, जितनी डंडी छोटी होगी उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। एक छोटी डंडी को तोड़ने में आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा बजाय कि एक बड़ी डंडी के। कहने का मतलब यहां पर यह है कि उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यदि हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार आकार में बढ़ोतरी होने की वजह से जो बंध लंबाई है वो बढ़ जाएगी। और जब बंध लंबाई बढ़ जाएगी इसका मतलब बंध का जो टूटना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और बंध का टूटना यदि आसान हो जाएगा तब वह आसानी से क्या कर सकता है, किसी आयन को रिलीज कर सकता है, किसी आयन को निष्कासित कर सकता है। अब बात यहां पर यह है कि जो आयन निष्कासित होगा वो किस प्रकृति का होगा। तो आयन की प्रकृति को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर En के मान को देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के आधार पर देखेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, सबके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान देखते हैं। हमको मालूम है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा, 2.1 होती है। फ्लोरीन की होती है बेटा 4.0, जानते हैं हम सभी ये बात।
अब आप मुझे ये बात बताओ, यदि ये बंध टूटता है, यदि H और F के बीच का बंध यदि हम तोड़ें तो किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव आएगा? तो जिसकी विद्युत ऋणता अधिक है उस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब जब ये बंध टूटेगा तो फ्लोरीन के ऊपर तो माइनस चार्ज आएगा और H के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब जब आप HF को जल में घोलेंगे तो HF को जल में घोलने पर F माइनस और H प्लस अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है। और आपको ये बात मालूम है बेटा, बचपन से आप ये सीख करके आए हो कि जो H प्लस देता है जल में उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। इसीलिए HF एक अम्ल की भांति कार्य करता है। सिमिलरली यदि आप HCl की बात करें बेटा तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता यहां पर कितनी है बेटा? 2.1। क्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी है बेटा? 3.0। अधिक विद्युत ऋणता किसकी बेटा? क्लोरीन की। तो क्लोरीन पर आएगा माइनस और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आएगा? प्लस। इसलिए HCl को जल में घोलने पर यह H प्लस त्यागेगा और इसलिए HCl क्या है बेटा? अम्ल है। तो आज आपको ये बात समझ में आ रही है कि विद्युत ऋणता का इस्तेमाल करके आप किसी के अम्ल प्रकृति के बारे में कमेंट कर सकते हैं। यहां पर विद्युत ऋणता का यूज करके आपने बताया है कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, इसलिए HCl में वो H प्लस के रूप में त्यागा जाएगा, इसलिए वो एक अम्ल की भांति कार्य करेगा। सिमिलरली बेटा आप HBr के बारे में देख सकते हैं। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता यहां पर भी 2.1 है और ब्रोमीन की विद्युत ऋणता यहां पर 2.8 होती है। फिर से वही वाली बात, ब्रोमीन पर माइनस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आएगा, अर्थात HBr भी क्या है? एक अम्ल होगा। HI की बात करें तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता है बेटा 2.1, आयोडीन की विद्युत ऋणता है 2.5। जब ये टूटेगा तो I के ऊपर माइनस आएगा और H के ऊपर क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी क्या करेंगे बेटा? अम्ल की भांति कार्य करेंगे। अब सवाल इसमें यह है कि किसकी अम्लीय प्रकृति अधिक होगी और किसकी अम्लीय प्रकृति कम होगी। तो अभी अभी हमने क्या देखा बेटा कि ये सभी के सभी H प्लस त्यागेंगे, परंतु सबसे आसानी से H प्लस कौन त्याग सकता है? तो जो बंध सबसे दुर्बल होगा, जिसका बंध सामर्थ्य जितना कम होगा, वही उतनी आसानी से H प्लस त्यागेगा और उसी का अम्लीय प्रकृति, अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक हो जाएगा। तो आपने यहां पर यह बात देखा कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार बंध सामर्थ्य में कमी आ रही है। इसलिए आपने देखा बेटा यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि स्थायित्व का क्रम क्या होगा? जिसका बंध सामर्थ्य अधिक होगा उसी का स्थायित्व भी अधिक होगा। तो जिसका सबसे छोटा आकार है उसका स्थायित्व सबसे अधिक है, इसलिए यहां पर HF सबसे आगे आया है। फिर उससे HCl कम है, HBr उससे कम है और HI उससे कम है, इसलिए यहां पर इस प्रकार से स्थायित्व का क्रम बताया गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी कि स्थायित्व क्रम इस प्रकार से क्यों बताया गया, क्योंकि हम यहां पर आकार के आधार पर बात कर रहे हैं। अब यदि हम इनके अम्लीय सामर्थ्य की बात करें तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा बेटा? तो HF, HCl, HBr, HI। अभी अभी हमने क्या देखा कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार बंध लंबाई बढ़ रही है, इसका मतलब बंध सामर्थ्य घटेगा। बंध सामर्थ्य घटेगा, इसका मतलब बंध दुर्बल होता चला जाएगा। जो बंध जितना अधिक दुर्बल होगा वो उतनी ही आसानी से H प्लस को त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा और जो जितनी आसानी से H प्लस त्यागेगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अच्छा बताया जा सकता है। इसी वजह से यदि हम HF, HCl, HBr, HI की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार आकार में बढ़ोतरी हो रही है, बंध सामर्थ्य का मान घटेगा, अर्थात H प्लस को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अर्थात सबसे अधिक, सबसे आसानी से H प्लस कौन त्याग सकता है? HI त्याग सकता है। और इन सब में सबसे कम H प्लस कौन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है? HF। तो सबसे दुर्बल अम्ल कौन होगा इन चारों में? HF। सबसे अच्छा अम्ल कौन होगा इनके अंदर से? HI। तो देखा बेटा आपने, इसमें इस प्रकार से हमने 17वें वर्ग के अंदर बताया। इसी तरीके से बेटा यदि हम 16वें वर्ग के बारे में बात करें तो देखिए बेटा 16वें वर्ग में यौगिक कौन कौन होंगे? H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO, ये सब तत्व होंगे। आप देख सकते हैं बेटा इन सब के अंदर भी हाइड्रोजन समान है। अंतर किस में आ रहा है? अंतर आ रहा है तत्वों में। तत्वों में अंतर आ रहा है, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, सेलेनियम आ गया, टेलुरियम आ गया, पोलोनियम आ गया। इन सभी तत्वों में आप ये बात देख सकते हैं बेटा क्या हो रहा है, लगातार ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। फिर से वही वाली बात, आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने का मतलब बंध सामर्थ्य घटेगा, क्यों? क्योंकि यदि आकार बढ़ता है तो बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध सामर्थ्य घटेगा, और बंध सामर्थ्य यदि घटता है तो आसानी से H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसका मतलब जो जितना अधिक नीचे की ओर होगा वो उतना ही आसानी से H प्लस त्याग सकता है, तो उसका उतना ही अधिक अम्लीय सामर्थ्य बताया जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, ऑक्सीजन परिवार के अंदर, हाइड्राइड के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। और सिमिलरली बेटा ग्रुप नंबर 15वें वर्ग में भी देख सकते हैं NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3 के अंदर टॉप टू बॉटम जाएंगे। फिर से वापस से आकार का मान बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, बंध सामर्थ्य का मान घटेगा, आसानी से H प्लस त्यागेगा, अम्लीय सामर्थ्य का मान बढ़ेगा। आप एक बात देख सकते हैं बेटा, हमने यहां पर अम्लीय सामर्थ्य के बारे में बात करी और कॉमन सेंस से ये बात समझी जा सकती है कि जो क्षारीय सामर्थ्य होगा वो अम्लीय सामर्थ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब इन सभी सवालों में यदि आपसे क्षारीय सामर्थ्य का ऑर्डर पूछा जाए तो जो अम्लीय का ऑर्डर आया है उसका ठीक उल्टा ऑर्डर किसका बता दिया जाएगा? क्षारीय सामर्थ्य का बता दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से बेटा हमने देखा कि हाइड्राइड के अंदर क्या नेचर होगा, क्या प्रकृति होगी, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति के बारे में। अब हाइड्रोक्साइड के बारे में जनरली आप क्या देख कर रहे हैं, आपने एक सिंपल सा कंपाउंड सुना होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही कॉमन यौगिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप ये बात जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, परंतु आज हम ये बात देखेंगे कि क्यों ऐसा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का ही है। ऐसा क्या कारण है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होगा, और क्या प्रत्येक हाइड्रोक्साइड के साथ में यह बात कही जा सकती है, क्या प्रत्येक वह यौगिक जिसके अंदर OH बंध लगा हुआ हो, क्या वो हमेशा OH त्यागेगा, क्या वो हमेशा क्षार होगा या नहीं होगा, इसकी पड़ताल करते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा यहां पर हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। अब हाइड्रोक्साइडों में यदि हम बात करें तो हाइड्रोक्साइडों के अंदर एक इस प्रकार का बंध होता है बेटा XO और H, जहां पर X कोई भी तत्व हो सकता है, जैसे अभी हमने बताया आपको NaOH। तो NaOH के अंदर Na O और H, तो X क्या हो जाएगा, उसके लिए Na हो जाएगा। सिमिलरली आप दूसरा एक कंपाउंड देख सकते हैं बेटा, जैसे ClOH देख लिया हमने, तो ClOH के अंदर Cl हो जाएगा। अब बात यहां पर यह है कि ये जो बंध है यहां पर दो प्रकार के बंध हैं, और दो प्रकार के बंध होने की वजह से ये दो प्रकार से टूट सकता है। दो प्रकार के बंध होने की वजह से दो प्रकार से टूट सकता है। कैसे कैसे टूटेगा देखे बेटा, जैसे कि XO और H है, मान लीजिए ये बंध इस प्रकार से टूटता है कि XO और H के बीच में यहां से बंध टूटना शुरू करें। अब यदि ये बंध यहां से टूटेगा तब क्या होगा, तो चूंकि O की विद्युत ऋणता अधिक है तो O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और H के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब जब ये बंध इस प्रकार से टूटेगा तब ये XO माइनस आयन का निर्माण करेगा और H प्लस आयन त्यागेगा, और H प्लस आयन त्यागने का मतलब क्या हो गया, ये अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। सिमिलरली यदि हम इसको दूसरे तरीके से तोड़ने की कोशिश करें कि मान लीजिए ये बंध इस प्रकार से है कि XO और H इस प्रकार से बंध है, और यदि ये बंध यहां से टूटता है तो अब O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और X के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अर्थात जब ये विघटित होगा तब ये क्या देगा, X प्लस देगा और साथ में OH माइनस देगा, और OH माइनस देने का मतलब क्या है, यह क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा, क्षार की भांति कार्य करेगा। इसका मतलब जब भी कभी किसी यौगिक के अंदर OH बंध होगा तो हमें देखना जरूरी होगा कि वह बंध किस प्रकार से टूटता है, क्योंकि यदि वो H प्लस की तरफ से टूटता है तब वह अम्ल की भांति कार्य कर सकता है, परंतु यदि वो OH माइनस त्यागेगा तब वह क्षार की भांति कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता पड़ेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब गैलिस, एक साइंटिस्ट का नाम था बेटा गैलिस के अनुसार यदि A की विद्युत ऋणता, A क्या है बेटा, ये जो तत्व X है इसको कभी कभी किताबों के अंदर A नाम भी बताया गया है, तो यदि हम चाहें यहां पर समझने के लिए तो इसको हम AOH भी समझ सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझने की बात है। आप चाहें तो A की जगह पर X भी मान सकते हैं। गैलिस ने बोला कि यदि A की विद्युत ऋणता 1.7 अर्थात अधातु है उससे अधिक होगा तब वह अम्लीय प्रकृति का होगा, और यदि A की विद्युत ऋणता 1.7 अर्थात धातु से कम होगा तब वह क्षारीय प्रकृति का होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या बोला कि देखिए भाई दो यौगिक है हमारे पास, NaOH और ClOH। अब दोनों के अंदर OH तो समान है बेटा, अंतर किसका आ रहा है, यहां पर अंतर है सोडियम का, यहां पर अंतर है क्लोरीन का। तो गैलिस ने क्या बोला कि ये जो तत्व लगा हुआ है OH के साथ में, इसकी विद्युत ऋणता को आप जांचें। चूंकि हमें पता है सोडियम की विद्युत ऋणता होती है 0.9 और क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है बेटा 3.0। नियम क्या बोलता है कि जब तत्व की विद्युत ऋणता 1.7 से अधिक होगा तब वह क्या करेगा, तब वह अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा क्लोरीन के साथ में यदि हम बात करें तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता 1.7 से ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, यह अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका मतलब ClOH क्या होगा, एक अम्ल की भांति कार्य करेगा। वहीं यदि हम NaOH की बात करें तो NaOH के अंदर सोडियम की विद्युत ऋणता है 0.9 जिसका मान 1.7 से क्लियरली कम है, इसका मान 1.7 से क्लियरली कम है। इसी वजह से ये क्या करेगा, एक क्षार की भांति कार्य करेगा, और इसलिए NaOH क्या है, क्षारीय यौगिक है। तो ये तो बात बताई बेटा गैलिस ने, पर अभी भी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए अब हम इसमें कारण को जांचने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो देखिए बेटा जब हम किसी बंध की बात करें XA माइनस XO ग्रेटर देन XO माइनस XH, पहली बात तो XA और XO और XH क्या है, तो X का मतलब हमने क्या बताया था बेटा आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर विद्युत ऋणता का मान को हम X के नाम से संबोधित करते हैं, जिसको एक्चुअली में काई बोलना चाहिए पर हम यहां पर उसको X बोल देते हैं। तो पॉइंट यहां पर ये कहना चाह रहा है यदि XA माइनस XO का मान XO माइनस XH से अधिक है, मतलब क्या है, बंध यहां पर हमारे पास ये है A O और H, ये हमारे पास में बंध है। पॉइंट ये कहना चाह रहा है यदि इन दोनों की विद्युत ऋणता का मान इस वाले के मुकाबले में अधिक है तब वह बंध यहां से टूट जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने के पीछे कारण यह है, आप देखें बेटा
जब इनके बीच में विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा तब ये वाला बंध जो होगा वो अधिक ध्रुवीय होगा। जब इनके बीच में विद्युत ऋणता का अधिक अंतर होगा तब ये वाला बंध ध्रुवीय होगा। और चूंकि हम विलयन पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो पानी एक ध्रुवीय विलयन है, ध्रुवीय के अंदर ध्रुवीय घुलता है। एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है बेटा, इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे में घुलने की प्रवृत्ति रखता है। यदि ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में घुलने की प्रकृति रखता है, यदि अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में घुलने की प्रवृत्ति रखता है। चूंकि हम अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य की बात करते हैं किसी जलीय विलयन के अंदर, और जल एक ध्रुवीय यौगिक की भांति कार्य करता है, ध्रुवीय यौगिक है, तो ध्रुवीय यौगिक होने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास AOH बंध है और AOH बंध के अंदर जहां पर ध्रुवता अधिक होगी वहीं पर वो बंध वहीं से ब्रेक हो जाएगा, वो बंध वहीं से टूट जाएगा। इसीलिए यहां पर यह बात कही गई है, यदि XA माइनस XO का मान XO माइनस XH से अधिक है तब A और O के बीच का बंध अधिक ध्रुवीय होगा, A और O का बंध अधिक ध्रुवीय होगा और इस प्रकार से टूटेगा। किस प्रकार से टूटेगा? A, O और H के बीच में अब बंध यहां से टूटेगा, जैसा कि हमने बताया बेटा आपको, बंध यहां से टूटेगा। तो जब बंध यहां से टूटेगा तो A के ऊपर चार्ज आएगा प्लस और OH के ऊपर चार्ज आएगा माइनस, क्योंकि A की विद्युत ऋणता सामान्यतः कम होती है और O की विद्युत ऋणता आपने सीखा हुआ है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर O की विद्युत ऋणता आती है। तो A के ऊपर आएगा प्लस, OH के ऊपर आएगा माइनस, और OH माइनस त्यागने की प्रवृत्ति होने की वजह से ही यह क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखें बेटा NaOH। अब NaOH क्षार क्यों है देखें। NaOH के अंदर आपने देखा बेटा XO माइनस XNA ग्रेटर देन है XO माइनस XH से। मतलब क्या है इस बात का? देखे बेटा, जैसे हमने NaOH को लिखा यहां पर, ये लिखा बेटा हमने NaO और H, ये लिखा हमने NaO और ये H लिखा, इस प्रकार से लिखा बेटा हमने। अब Na की विद्युत ऋणता कितनी है बेटा? 0.9, O की कितनी है बेटा? 3.5, हाइड्रोजन की कितनी है बेटा? 2.1। चलिए अंतर निकालते हैं। तो 3.5 माइनस 0.9 करा हमने, अंतर कितना आएगा बेटा? 2.6 आएगा। 3.5 माइनस 2.1 निकाला, अंतर कितना आया बेटा? 1.4 है। तो अब आप देख सकते हैं बेटा कि बंध टूटेगा कहां से? O और Na के बीच का बंध टूटेगा। तो O और Na के बीच का बंध टूटेगा तो क्या त्यागेगा? ये देगा आपको Na प्लस और साथ में क्या देगा? OH माइनस। तो उसी बात को यहां पर बताया गया है कि ये जो मान है XO माइनस XNA का 2.6 बड़ा है XO माइनस XH 1.4 से, अतः NaOH क्या होगा? एक क्षारीय प्रकृति का होगा। अब यहां से बात सिद्ध हो जाती है कि क्यों NaOH एक क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा इसके अंदर हम, यदि XA माइनस XO का मान XO माइनस XH से कम हुआ, मतलब क्या है? जैसे कि हम इस यौगिक की बात करें, हमने वापस से लिखा इसको A, O और H। अब पॉइंट ये कहना चाह रहा है बेटा कि यहां पर जो विद्युत ऋणता का मान है वो कम है इसके मुकाबले। इसका मतलब ये वाला बंध OH वाला बंध जो होगा वो यहां पर विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होगा, और जहां पर विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होगा इसका मतलब वह बंध अधिक ध्रुवीय होगा। फिर से वही बात, चूंकि हम जलीय विलयन की बात कर रहे हैं, जल एक ध्रुवीय यौगिक है, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट कार्य करेगा, जो जैसा है वो वैसे में घुलने की कोशिश करेगा। तो जहां पर ध्रुवता अधिक होगी बंध वहीं से टूट जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि हम जलीय विलयन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब A और H इसके केस के अंदर जब यहां पर अंतर अधिक है तब ये बंध यहां से टूटेगा, और जब ये बंध यहां से टूटेगा तो O के ऊपर चार्ज आएगा माइनस और H के ऊपर चार्ज आएगा प्लस, और H प्लस त्यागने की वजह से ये क्या करेगा? एक अम्ल की भांति कार्य करेगा। इसलिए हमने यहां देखा कि तब OH बंध अधिक ध्रुवीय होगा एवं इस प्रकार से टूटेगा। किस प्रकार टूटेगा? ये क्या करेगा बेटा? A और H के अंदर अब की बार बॉन्ड यहां से ब्रेक होएगा। जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होएगा तो ये आपको देगा बेटा क्या? H प्लस और साथ में क्या देगा? AO माइनस। H प्लस देने का मतलब क्या हो गया? ये एक अम्ल की भांति कार्य करेगा। तो H प्लस देने की वजह से क्या होगा? ये अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा ClOH। अब ClOH को रख करके देखा हमने जस्ट लाइक दिस, तो ClOH को रखकर देखे बेटा, ये रखा हमने ClO और H, इस प्रकार से कुछ बंद होगा इसके अंदर। क्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी है बेटा? 3.0, ऑक्सीजन की कितनी है बेटा? 3.5, हाइड्रोजन की कितनी है बेटा? 2.1। अंतर निकाला बेटा हमने, तो 3.5 माइनस 3, अंतर आएगा बेटा यहाँ पर 0.5, 3.5 माइनस 2.1, अंतर कितना आएगा बेटा यहाँ पर? 1.4। अब आप देख सकते हैं बेटा कि अंतर कहां पर आया है? अंतर यहां पर आया, इसका मतलब ये बंध यहां से टूटेगा, और जब ये बंध यहां से टूटेगा तो क्या देगा? H प्लस देगा। इसी वजह से ClOH, जिसको कि हम HOCl बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड इसका नाम होता है बेटा। तो इसका नाम हाइपोक्लोरस एसिड क्यों है? क्योंकि इसने जल में घोलने पर H प्लस आयन का त्यागा। H प्लस आयन त्यागने की वजह से HOCl क्या है या ClOH क्या है? एक अम्ल की भांति कार्य करता है, और इसीलिए ClOH क्या है? अम्लीय होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा कि कौन हाइड्रोक्साइड किस प्रकृति का होगा, आप आसानी से जांच करके बता सकते हैं। जहां पर विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होगा बंध वहीं से टूट जाएगा। बंध टूटने पर यदि H प्लस देगा तो वह अम्लीय होगा, OH माइनस देगा तब वह क्या होगा? क्षारीय होगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है बेटा आपको? अब आप एक बात देखें बेटा, इसके अंदर हमने देखा कि NaOH कैसा है बेटा? क्षारीय है। ध्यान दीजिए, NaOH कैसा है? क्षारीय है।
ClOH कैसा है, अम्लीय है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को थोड़ी देर बाद हम यूज करेंगे। NaOH क्या है, क्षारीय है। ClOH क्या है, अम्लीय है। NaOH क्या है, धातु के साथ में OH है, धातु के साथ में OH क्या निकला, क्षारीय। ClOH क्या है, अधातु के साथ में OH है और अधातु के साथ में OH क्या निकला, अम्लीय। तो धातु के साथ OH क्षारीय होता है और अधातु के साथ OH अम्लीय होता है। धातु के साथ OH क्षारीय होता है और अधातु के साथ OH अम्लीय होता है। ये मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर ऑक्साइड की प्रकृति क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर ऑक्साइड की प्रकृति क्या है। तो पहली बात तो ऑक्साइड क्या होता है, तो बहुत ही आसान सी बात है। जब भी कभी कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यौगिक का निर्माण करेगा उसको हम ऑक्साइड कहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, हमारे पास में यौगिक आया Na2O। Na2O का मतलब सोडियम ऑक्साइड। एक यौगिक आया हमारे पास में MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस प्रकार से नाम कहे जा सकते हैं। तो जब भी कभी कोई तत्व सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यौगिक या अणु का निर्माण करेगा उसको क्या कहा जाएगा, ऑक्साइड कहा जाएगा। अब ऑक्साइड के बारे में देखते हैं कि ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी। तो बेटा ऑक्साइड हमारे पास में 4 प्रकार के होते हैं। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है और उदासीन होता है। चारों कैसे होते हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम क्षारीय ऑक्साइड की। यदि कोई क्षारीय ऑक्साइड है तो इसका मतलब क्या है, जब किसी ऑक्साइड को जल में घोलने पर विलयन क्षारीय हो जाए तब वह ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड कहलाएगा। जब किसी ऑक्साइड को जल में घोलने पर विलयन क्षारीय हो जाए तब वह ऑक्साइड क्या कहलाएगा, तब वह ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड कहलाएगा। जल में घोलने पर क्यों, क्योंकि जल का कोई नेचर नहीं होता है, जल एक उदासीन यौगिक होता है। अभी थोड़ी देर बाद में इसके बारे में देखेंगे। तो जो एक उदासीन है तो उसका खुद का कोई नेचर है नहीं, इसलिए उसको घोलने पर यदि विलयन क्षारीय हो गया अर्थात वो क्या होगा, जिसको मिलाया था आपने वो क्षारीय होगा। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए बेटा Na2O प्लस H2O। जब हमने Na2O प्लस H2O, Na2O को जब हमने H2O में मिलाया तो Na2O का H2O मिलाने पर हमें क्या मिला बेटा, NaOH मिला। अब NaOH के बारे में हम क्या जानते हैं कि NaOH तो क्षारीय है। थोड़ी देर पहले हम देख कर क्या है, यह क्षारीय है और इसके क्षारीय होने का मतलब क्या है, क्योंकि जल का तो कोई नेचर है नहीं, तो जो मिलाया था वो कैसा होना चाहिए, वो भी क्षारीय होना चाहिए। इससे ये बात साबित होती है Na2O क्या होगा बेटा, क्षारीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा एक और एग्जांपल है यहां पर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O से मिला हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या होता है बेटा, चूना। चूना जानते हैं बेटा जिससे पुताई होती है। कैल्शियम ऑक्साइड जब आपने इसको जल में मिलाया तो हमें क्या मिला बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चूंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खुद एक क्षारीय प्रकृति का होता है, ये भी एक क्षार होता है, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी किस प्रकृति का होगा, क्षार प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार से हम जांच सकते हैं कि कौन सा ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट बात देखें बेटा, सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रख के चले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अभी देखा बेटा आपने Na2O धातु का ऑक्साइड, CaO धातु का ऑक्साइड, ये किस प्रकार के निकले बेटा, क्षारीय निकले। तो सामान्य धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, MgO, CaO, SrO, BaO एटसेट्रा। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब है धातु के ऑक्साइड, इसलिए ये क्या है, क्षारीय प्रकृति के। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अम्लीय ऑक्साइड के बारे में। अब अम्लीय ऑक्साइड क्या होगा, जब किसी ऑक्साइड को जल में घोलने पर विलयन अम्लीय हो जाएगा तब वह एक अम्लीय ऑक्साइड कहलाएगा। जैसा भी हमने क्षारीय के लिए देखा था वैसा ही हम अम्लीय के लिए भी कह सकते हैं कि जब किसी ऑक्साइड को जल में घोला और विलयन अम्लीय प्रकृति का हो गया तब वह ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देखें बेटा N2O5 प्लस H2O। N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, जब आपने इसको H2O में घोला तो H2O में घोलने पर हमें क्या मिला बेटा, HNO3। अब HNO3 के बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस एसिड है, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अब ये अम्ल निकला ना बेटा, तो HNO3 क्या है, अम्ल। और यदि यह अम्ल है तो जो मिलाया था वो भी किस प्रकृति का होना चाहिए, अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए। इसका मतलब N2O5 क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। SO3 को जल में घोलने पर हमें क्या मिला बेटा, H2SO4। H2SO4 तो आप सभी लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, यह एक अम्ल है, तो H2SO4 अम्ल निकला, इसका मतलब जिसको मिलाया था वो भी अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए। इससे बात साबित होती है कि SO3 भी क्या है, अम्ल है। अब जैसा हमने वहां देखा था कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, क्षारीय होते हैं, वैसा ही बेटा आप यहां देख सकते हैं नाइट्रोजन एक अधातु है, इसका ऑक्साइड कैसा निकला, अम्लीय निकला। सल्फर एक अधातु है, इसका ऑक्साइड कैसा निकला, अम्लीय निकला। इसका मतलब यहां पर यह बात कही जा सकती है कि सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सामान्यतः क्या होंगे बेटा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखें, जैसा भी हमने दो एग्जांपल देखे, N2O5 SO3, Cl2O7 क्लोरीन का ऑक्साइड, क्लोरीन नॉन मेटल है, CO2 P2O5 एटसेट्रा। CO2 भी क्या होगा बेटा, एक अम्लीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन क्या है, एक अधातु है और अधातु का ऑक्साइड कैसा है बेटा, अम्लीय है। सिमिलरली P2O5 भी क्या होगा,
अम्लीय प्रकृति का होगा। तो दो प्रकार का ऑक्साइड देखे हमने, क्षारीय देखा, अम्लीय देखा। अब हम बात करेंगे बेटा थर्ड नंबर के बारे में, जिसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उभयधर्मी वर्ड का मतलब क्या होता है? ये अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है? तो देखिए बेटा, जब किसी ऑक्साइड की हम बात करें, यदि वो उभयधर्मी है, तो यदि आप उसकी क्रिया किसी अम्ल के साथ करते हैं तब वह एक क्षार की भांति कार्य करेगा, और जब आप उसकी क्रिया किसी क्षार के साथ करते हैं तब वह एक अम्ल की भांति कार्य करेगा। मतलब यह है कि जब आप किसी ऑक्साइड का देखें रिएक्शन एसिड के साथ होते हुए भी और बेस के साथ होते हुए भी, अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकता है और क्षार के साथ भी क्रिया कर सकता है। मतलब वह अम्ल के साथ क्षार की भांति कार्य करेगा और क्षार के साथ अम्ल की भांति कार्य करेगा। तो ऐसे ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी का मतलब क्या है? जो दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है, अम्ल में क्षार की तरह व्यवहार करेगा और क्षार में अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। अब इनके साथ में ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं बेटा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, इनको आपको याद रख के चलना है। कौन कौन से देखे बेटा? पहले तो हम तत्व की बात करते हैं। जिंक का जो ऑक्साइड ZnO है वो उभयधर्मी होता है। बेरिलियम का BeO उभयधर्मी है। एल्यूमिनियम का Al2O3 होगा, Sb का Sb2O3 होगा, आर्सेनिक का As2O3 होगा। Mn का +4, ध्यान दीजिएगा, मैंगनीज की बहुत सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, परंतु केवल +4 वाला ही क्या होता है? उभयधर्मी व्यवहार दर्शाने वाला होता है। तो Mn का +4 का मतलब होगा बेटा MnO2। इसके बाद में देखिए बेटा लेड और टिन। लेड और टिन के दो प्रकार के ऑक्साइड निर्माण होते हैं। लेड का +4 में बनता है PbO2, +2 में बनता है PbO। सिमिलरली टिन का +2 में बनता है SnO, +4 में बनता है SnO2। ये चारों ही क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। गैलियम का बनता है बेटा Ga2O3 और क्रोमियम +3 में, क्रोमियम का सिर्फ +3 में, क्रोमियम भी बहुत सी तरीके की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, परंतु केवल और केवल +3 वाला क्या होता है? उभयधर्मी व्यवहार दर्शाएगा। तो इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा बेटा? Cr2O3 होगा। तो ये सभी तत्व वो हैं जिनके ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी व्यवहार दर्शाते हैं। मतलब ये अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकते हैं और क्षार के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। अब आपने देखा बेटा ये सभी तत्व बहुत सारे हैं, अलग अलग तत्व हैं। तो एक तरीका तो ये कि आप इसको नॉर्मल तरीके से याद रखें। एक हम आपको तरीका बता रहे हैं इन सभी तत्वों को याद रखने का। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो चीजों को याद रखने में, समझने में, एग्जाम में अप्लाई करने में आपको बहुत आसानी फील होगी। अब वो तरीका क्या है? ध्यान से सुने, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सुने आप। तरीका ये है बेटा, इसको आप ऐसे याद रखें, जनाबे आली सब ऐसे मन में 4 बार। ध्यान दीजिएगा, जनाबे आली, जनाबे आली का मतलब Zn, Be और Al। तो जनाबे आली सब ऐसे SbAs मन में 4 बार। मन में 4 बार का मतलब मैंगनीज सिर्फ +4 करेगा। मन में 4 बार PbSn, PbSn का मतलब पंजाबी सॉन्ग, PbSn का मतलब पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार। गाया करो 3 बार का मतलब गाया तो हो गया नॉर्मल, और करो 3 बार का मतलब क्या है? क्रोमियम +3। तो पूरा ट्रिक को मैं एक साथ बता रहा हूं बेटा, सुनिएगा आप। क्या है ट्रिक? जनाबे आली सब ऐसे मन में 4 बार पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार। जनाबे आली सब ऐसे मन में 4 बार पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा एक बार और। जनाबे आली सब ऐसे मन में 4 बार पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार। तो जनाबे आली मतलब Zn, Be और Al, सब ऐसे मतलब Sb और As, मन में 4 बार मतलब Mn का सिर्फ +4, पंजाबी सॉन्ग मतलब Pb और Sn, और गाया करो का मतलब क्या है? Ga, और करो 3 बार का मतलब क्या है? क्रोमियम +3। तो जनाबे आली सब ऐसे मन में 4 बार, मन में 4 बार मतलब N+4, पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार। पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार मतलब क्रोमियम +3। इस तरीके से न्यूमोनिक का यूज करके बेटा आप इन सभी तरीके के एलिमेंट्स को, इनके ऑक्साइड को बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। अब आप कभी गलती नहीं कर सकते इसको अप्लाई करने में। और नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हम लास्ट है हमारे पास में उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जो ना ही अम्ल से क्रिया करेगा ना ही क्षार से क्रिया करेगा। जैसे कि आपने सुना होगा बेटा लिटमस पेपर होता है, तो लिटमस पेपर के ऊपर ना तो वो रेड को ब्लू करे ना ब्लू को रेड करे। मेरे हिसाब से आपने बात सीखा होगा बेटा कि लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कौन करता है? एसिड करता है, अम्ल करता है। और रेड से ब्लू कौन करता है बेटा? रेड से ब्लू करता है कौन? क्षार, बेस करता है। तो जो लिटमस पेपर में कोई भी इफेक्ट नहीं बताएंगे, ना ही रेड को ब्लू करेंगे ना ही ब्लू को रेड करेंगे, अर्थात जो ना ही क्षार से अभिक्रिया करेंगे ना ही अम्ल से अभिक्रिया करेंगे ना ही किसी प्रकार का व्यवहार दर्शाएंगे इन दोनों के साथ में, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाता है उदासीन ऑक्साइड। और आप ये 4 ऑक्साइड हैं जो कि याद रख के चले। ये 4 ऑक्साइड अगर आप याद रख के चलेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 4 ऑक्साइड कौन कौन से बेटा? N2O, NO, CO और H2। N2O, NO, CO और H2O। N2O, NO, CO और H2O। इसके अंदर से N2O को तो कभी कभी लाफिंग गैस भी कहा जाता है। पुराने जमाने में डेंटिस्ट लोग इसका लाफिंग गैस के तौर पर इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे इंफॉर्मेशन जानकारी के तौर पर आप याद रखें, लाफिंग गैस इसको बोला जाता था N2O।
और बाकी सब नॉर्मल कंपाउंड है N2O, NO, CO और H2। यहां तक बात क्लियर है बेटा। आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्सी अम्लों में अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति का विचलन। मतलब बात यहां पर यह है कि अभी तक हमने 4 प्रकार के ऑक्साइड देखे, हाइड्रोक्साइड देखे, बहुत सारी बातें देखी हमने। अब किसी यौगिक के हमारे सामने दे दिया जाए तो हम चेक करके कैसे बताएंगे कि वो कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो जो थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था? हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा था यदि क्षारीय ऑक्साइड है या अगर अम्लीय ऑक्साइड है तो कैसे पता करेंगे। यदि धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हुआ, यदि धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हुआ तब वह क्षारीय होगा। यदि अधातु का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हुआ तब वह अम्लीय होगा। तो धातु के साथ कैसा है? क्षारीय है। अधातु के साथ कैसा है? अम्लीय है। अब धातु और अधातु को जोड़ने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो धातु और अधातु को जोड़ने वाली प्रॉपर्टी का नाम है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के लिए आप बोल सकते हैं कि जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी वह धातु होगा और जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी वह कैसा होगा? अधातु होगा। इसका मतलब जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी वह अधातु होने की वजह से अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा और जिसकी विद्युत ऋणता En का मान कम है वह धातु के होने की वजह से क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा। इसका मतलब हम क्षारीय और अम्लीय दोनों को En से, विद्युत ऋणता से जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद हम क्या बात बोल सकते हैं? यदि En का मान बढ़ता है तो अम्लीय गुण बढ़ेंगे। यदि En का मान बढ़ेगा तो अम्लीय गुण बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यदि En का मान बढ़ेगा तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे और अधातु के यौगिक किस प्रकार के देखे बेटा हमने? अम्लीय देखे। सिमिलरली यदि En का मान घटेगा तो क्या होगा? तो धात्विक गुण बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा? अम्लीय गुण घटेंगे और क्षारीय गुण बढ़ेंगे। इस प्रकार से बात बताई जा सकती है। तो पहले पॉइंट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बात पता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर लगातार En के मान में बढ़ोतरी होती है। लगातार En का मान बढ़ेगा अर्थात अधात्विक गुण बढ़ेंगे अर्थात अम्लीय गुण बढ़ेंगे। दूसरी बात, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय गुण बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं बेटा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सी अम्लों के लिए। इन तीनों के लिए आवर्त में बाएं से जाने पर अम्लीय गुण बढ़ेंगे क्योंकि En का मान बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे के जाने पर क्षारीय गुण बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपने सीखा है कि En का मान क्या होता है बेटा? घटता है। En का मान घटेगा, अम्लीय गुण घटेंगे और क्षारीय गुण बढ़ेंगे। तो आपसे अगर क्षार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा तो उसको आप अम्ल की भांति लगा सकते हैं। बाएं से दाएं गए En का मान बढ़ा, अम्लीय गुण बढ़ेंगे, क्षारीय गुण घटेंगे। ऊपर से नीचे की ओर गए En का मान घटेगा, अम्लीय गुण घटेंगे, क्षारीय गुण बढ़ेंगे। इसके आधार पर सवाल बताए जा सकते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल की बात करें हम NO2, ZNO और K2O। अब NO2, ZNO और K2O में हम किस प्रकार बताएंगे? तो देखिए बेटा आपने सीखा क्या है? NO2 तो क्या है बेटा? अब आप इनकी तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के लिए बोल सकते हैं। पोटेशियम जो होगा बेटा वो S ब्लॉक में आएगा, जिंक जो होगा वो D ब्लॉक में आएगा, नाइट्रोजन जो होगा वो P ब्लॉक में आएगा। जब आप S ब्लॉक से D ब्लॉक और D ब्लॉक से P ब्लॉक की ओर मूव करेंगे, इसका मतलब आवर्त सारणी में आप क्या कर रहे हैं? बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं। S ब्लॉक में बैठा है पोटेशियम, D ब्लॉक में बैठा है जिंक और P ब्लॉक में बैठा है नाइट्रोजन। बाएं से दाएं गए, En का मान बढ़ा अर्थात अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा। उसी बात को बताया गया है, अम्लीय सामर्थ्य लगातार यहां पर क्या होगा? नाइट्रोजन का सर्वाधिक होगा। तो इस क्रम के अंदर अम्लीय सामर्थ्य लगातार घटेगा। मतलब सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा? NO2। सबसे कम अम्लीय कौन होगा? पोटेशियम। सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? पोटेशियम वाला ऑक्साइड। सबसे कम क्षारीय कौन होगा? नाइट्रोजन वाला ऑक्साइड। इस प्रकार से यहां पर बेटा बताया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम ऑक्साइड या ऑक्सी अम्ल की अम्लीय प्रकृति क्या होगी? विद्युत ऋणता के आधार पर होगी। जैसा भी हमने देखा बेटा कि En का मान यदि अधिक होता है तो उसके अंदर अम्लीय या क्षारीय गुण उस प्रकार से बताए जा सकते हैं। En का मान अधिक होगा तो अम्लीय गुण अधिक होंगे। तो उसी प्रकार को यहां बताया गया है ऑक्साइड या ऑक्सी अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति होगी वो विद्युत ऋणता के समानुपाती होगी। नेक्स्ट बात करते बेटा हमारे पास में क्वेश्चन आया B2O3, CO2 और N2O5। अब इनके अंदर हमें अम्लीय व्यवहार बताना है। तो हम क्या करें बेटा? देख ले बेटा ऑक्साइड हमने देख लिए, बोरोन, फिर कार्बन और नाइट्रोजन। ये हमें क्या मिल गया बेटा? यहाँ पे केंद्रीय परमाणु मिल गए, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ में यौगिक बना रहे हैं। ऑक्सीजन सब में कॉमन है, हमने उनको हटा दिया। हमने देखा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों क्या है बेटा? एक ही आवर्त के संबंधित है, द्वितीय आवर्त तत्व है। बाएं से दाएं जाएंगे, En का मान बढ़ेगा, अम्लीय व्यवहार भी बढ़ेगा। तो लगातार अम्लीय गुण बढ़ेंगे। अब जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आया H3BO3, H2CO3, HNO3, इसमें हमें बताना है किस प्रकार से अम्लीय क्रम क्या होगा। तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे? हमने H और O को हटाया, H और O को हटाया। हमने देखा तत्व कौन है बेटा? यहाँ पे बोरोन, यहाँ कौन है? कार्बन, यहाँ कौन है? नाइट्रोजन। सिमिलरली आप देख सकते हैं बेटा इन सभी तत्वों में क्या होगा? इधर से इधर की ओर जाएंगे, इधर से इधर की ओर गए, आपको दिखेगा लगातार En का मान बढ़ता हुआ दिखेगा और En का मान बढ़ता हुआ दिखेगा। इसका मतलब यहां पर अम्लीय गुण बढ़ेंगे।
अम्लीय गुण का क्रम क्या आ जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। मान लो आपसे क्षारीय पूछता तो डिक्रीजिंग आ जाता। नेक्स्ट देखा बेटा हमने, नेक्स्ट आया हमारे पास में, नेक्स्ट देखा बेटा हमने H3PO4, H3ASO4, H3SbO4, इसमें क्रम बताएं। तो क्रम देखा बेटा हमने यहां पर क्या होगा, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। क्या फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को हम आवर्त सारणी में कह सकते हैं वो एक ही वर्ग से संबंधित है? जी हां, एक वर्ग से संबंधित है, नाइट्रोजन फैमिली के हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, En का मान घटेगा, En का मान घटेगा, अम्लीय सामर्थ्य भी घटेगा। तो यदि हम अम्लीय सामर्थ्य की बात करें तो यहां पर क्या होगा, घटता हुआ क्रम बताया जा सकता है। ऐसा यहां पर कुछ क्रम बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा HOF, HOCl, HOBr, HOI। अब यहां पर क्या करेंगे हम, तो यहां पर बेटा हमने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब बताया ना बेटा हमने। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के साथ क्या है, OH के साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, En का मान घटेगा, अम्लीय सामर्थ्य भी घटेगा। तो यहां पर अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या आ जाएगा, लगातार ऐसा घटता हुआ क्रम आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा SO3, SeO3, TeO3, ऑक्साइड है बेटा सबके सब, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, इन सब के अंदर क्या बताएंगे बेटा, ये सभी तत्व क्या है, वर्ग के हैं, ऊपर से नीचे की ओर गए, En का मान घटा, En का मान घटा, अम्लीय सामर्थ्य भी घटेगा। अम्लीय सामर्थ्य क्रम क्या आएगा, घटता हुआ क्रम आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखा बेटा H2SO3, H2SeO3, H2TeO3, यहां पर कौन है बेटा, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिकल ऊपर की तरह होगा, लगातार घटता हुआ क्रम बताया जा सकता है। ऊपर से नीचे की ओर गए, वर्ग में En का मान घटेगा, अम्लीय सामर्थ्य भी घटेगा। नेक्स्ट देखे बेटा हमारे पास में पूछा गया है क्षारीय व्यवहार के बारे में, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2। अब इनके अंदर आपने देखा बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये सभी तत्व क्या है बेटा, तृतीय आवर्त के हैं। लेफ्ट टू राइट गए, बाएं दाएं गए, En का मान लगातार बढ़ेगा, अम्लीय सामर्थ्य लगातार बढ़ेगा और क्षारीय सामर्थ्य लगातार घटेगा। तो इन चारों में सर्वाधिक अम्लीय होगा SiO2, सर्वाधिक क्षारीय होगा Na2O। बता सकते हैं बात। और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, यदि En का मान घटेगा तो अम्लीय व्यवहार घटेगा और क्षारीय व्यवहार का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमसे पूछा गया है यहां पर क्षारीय व्यवहार बताएं। तो BeO, MgO, CO, SRO, BO, इसमें आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन में हम आपसे यहां पर मेंशन कर देते हैं कि आपको यहां पर क्षारीय गुण के बारे में कमेंट करना है कि क्षारीय गुण क्या हो। तो चाहे क्षार पूछे या अम्ल पूछे, हम क्या करेंगे, En का यूज करेंगे, En का इस्तेमाल करेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्या ये सभी तत्व एक वर्ग से संबंधित है? जी हाँ, ये सभी तत्व एक वर्ग से संबंधित है। हमने बोला कि ये सभी तत्व क्या हैं, द्वितीय वर्ग के हैं, ऊपर से नीचे की ओर गए, लगातार En का मान घटेगा, इसका मतलब अम्लीय व्यवहार घटेगा और लगातार क्षारीय व्यवहार बढ़ेगा। तो क्षार का क्रम क्या हो जाएगा बेटा, लगातार बढ़ता हुआ आ जाएगा। तो ये क्षारीय क्रम हो जाएगा। सर्वाधिक क्षारीय कौन, BaO, सबसे कम क्षारीय कौन, BeO। BeO के बारे में तो आप पढ़कर आ चुके, ये कैसा है बेटा, ये तो उभयधर्मी व्यवहार दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा Li2, Na2O, K2O, बिल्कुल सेम टू सेम, इसके अंदर भी क्षारीय गुण बताएं बेटा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वर्ग से संबंधित, ऊपर से नीचे गए, En का मान लगातार घटेगा, अम्लीय गुण लगातार घटेंगे, तो क्षारीय गुण लगातार बढ़ेंगे। तो क्षारीय गुण लगातार बढ़ रहे हैं। अब जब केंद्रीय परमाणु समान हो, अब देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये है, अब बेटा देखें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये है, जब केंद्रीय परमाणु समान हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आपको ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी अम्लों के बारे में कहा जाए तुलना करने के लिए कि इनका अम्लीय सामर्थ्य बताएं, क्षारीय सामर्थ्य बताएं, और उनके अंदर केंद्रीय परमाणु देखें आप, तो आपको समान दिख सकते हैं। तो जब भी कभी आपको दिखे कि केंद्रीय परमाणु समान है, तब आप क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आप इस बात को समझें कि जब भी कभी कोई केंद्रीय परमाणु समान होगा, तो केंद्रीय परमाणु समान होने पर आपको उसके केस में आवेश निकाल करके देखना पड़ेगा। जिस पर जितना अधिक पॉजिटिव आवेश होगा उसका उतना ही अधिक En का मान होगा। ऐसा क्यों? देखें बेटा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपके पास में दिखा आपको नाइट्रोजन का एक +3 का यौगिक है, एक नाइट्रोजन का +5 का यौगिक है। आपको दो तरीके के यौगिक दिखे। अब नाइट्रोजन +3 का यौगिक और नाइट्रोजन +5 का यौगिक, मान लीजिए कि ऑक्साइड है, N2O3 है और N2O5 है। तो N2O3 में +3, N2O5 में +5। अब आपने क्या बोला? आपने बोला कि सर N2O5 में N पे +5 है। अब N+3 और N+5 को आप किस प्रकार जोड़ सकते हैं? तो क्या आपको ये एक ही तत्व के भिन्न आयन जैसे दिख रहे हैं? जी हां, एक तत्व के भिन्न आयन के लिए जिसका पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है उसका जेड इफेक्टिव का मान अधिक होता है। मानते हैं इस बात को? जिसका पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा उसका जेड इफेक्टिव का मान अधिक होगा, और जिसका जेड इफेक्टिव का मान अधिक होगा उसका En का मान अधिक होगा। तो जिसका जेड इफेक्टिव का मान अधिक, En का मान अधिक, और उसी का अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय सामर्थ्य En के समानुपाती होता है। इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि
कि अगर हम n+3 n+5 में कंपेयर करें तो n+3 n+5 के अंदर अम्लीय सामर्थ्य n+5 वाले का अधिक होगा। क्यों? क्योंकि n+5 पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो इस प्रकार से जब भी कभी केंद्रीय परमाणु समान होगा तो हम आवेश निकाल करके इनकी तुलना करके बता सकते हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसी का अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगा। तो देखिए बेटा, हमने क्या बताया, अम्लीय प्रकृति समानुपाती है ऑक्सीकरण अवस्था के। जैसा कि हमने बताया बेटा आपको n+3 n+5 में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीकरण अवस्था किसकी अधिक है, ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी अधिक है उसी का अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं बेटा, अम्लीय सामर्थ्य को ऑक्सीकरण अवस्था निकाल करके आसानी से बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, अब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगा, En का मान बढ़ेगा, अम्लीय गुण भी बढ़ेंगे, जैसा कि हमने देखा अभी। HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, इनके अंदर देखे बेटा, तो HClO3, HClO2 इन सब के अंदर आप देखें बेटा सेंटर एटम कौन है, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। सबके अंदर सेंटर एटम केंद्रीय परमाणु तो समान है। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर आवेश निकालेंगे। आप जब आप आवेश निकालेंगे तो सॉल्व करके देखेंगे तो HClO4 के अंदर चार्ज आएगा बेटा +7, HClO3 में चार्ज आएगा बेटा +5, HClO2 के अंदर चार्ज आएगा बेटा +3 और HClO के अंदर चार्ज आएगा +1। बहुत आसान है इसका चार्ज निकालना। मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू चार्ज निकाल बताता हूं बेटा, वैसे आपको ये आना चाहिए। HClO4 की यदि हम बात करें चार्ज कैसे निकालेंगे, सामान्यतः नॉर्मली सामान्यतः हम यदि कभी कोई यौगिक इस प्रकार का हमें दिखता है तो हम हाइड्रोजन को +1 चार्ज देते हैं और ऑक्सीजन को -2 चार्ज देते हैं। तो मैं चार्ज निकाल के बता रहे हैं बेटा आपको। हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, +1 देंगे, जिसका हमें निकालना है हम उसको x मान लेंगे, तो +1 + x। अब आप देखिए बेटा 4 ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और टोटल चार्ज कितना है इस यौगिक के ऊपर, 0, तो हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। तो ये क्या समीकरण बन गया अपने पास में, +1 का मतलब 1, तो 1 + x, 4 × -2 का मतलब -8 = 0। यहां से x का मान कितना आ जाएगा बेटा, +7। इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर यहां क्या चार्ज है बेटा, +7 चार्ज। तो आपने देखा यहां पर +7 चार्ज। सिमिलरली आप यहां बता सकते हैं। अब आपको यहां क्लियरली पता पड़ गया बेटा कि लगातार पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि लगातार पॉजिटिव चार्ज घटने की वजह से Z इफेक्टिव का मान घटेगा, Z इफेक्टिव का मान घटने की वजह से En का मान घटेगा और En का मान घटने की वजह से लगातार जो अम्लीय सामर्थ्य है वो भी घटेगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का गुण लगातार कम होता हुआ चला आएगा। तो यहां पर अम्लीय सामर्थ्य ऐसा कम होते हुए बताया जा सकता है, तो लगातार अम्लीय सामर्थ्य घटेगा। सेम टू सेम अगला एग्जांपल देखा बेटा आपने SO3 और SO2। अब SO3 और SO2 के अंदर आप चार्ज निकालेंगे बेटा, तो सल्फर पे चार्ज आएगा +6, यहां सल्फर पे चार्ज आएगा बेटा +4। फिर से आप देख सकते हैं बेटा SO3 का अम्लीय सामर्थ्य अधिक हो जाएगा। और एग्जांपल भी देख सकते हैं बेटा, जैसे कि क्वेश्चन आया अपने पास में अम्लीय सामर्थ्य के सही क्रम में जमाएं। जैसे कि अपने पास में अगला क्वेश्चन आया बेटा अम्लीय सामर्थ्य के सही क्रम में जमाएं। किस तरह से बताएंगे आप, जैसे एग्जांपल आया हमारे पास HClO4, HClO3, HClO2, HOCl। जस्ट अभी हमने देखा क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। चार्ज निकाला बेटा हमने, चार्ज क्या निकला था अभी थोड़ी देर पहले, +7, +5, +3 और +1। लगातार पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, चूंकि हमसे अम्लीय के बारे में बात कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, En का मान कम होगा क्योंकि Z इफेक्टिव का मान कम हो रहा है, तो अम्लीय सामर्थ्य लगातार घटेगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम कुछ इस प्रकार से बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा H2SO4, H2SO3। अब H2SO4 के अंदर सल्फर, यहां पर भी सल्फर, आवेश निकाला हमने, यहां पर चार्ज आएगा बेटा +6, यहां चार्ज निकालेंगे आप, क्या चार्ज आएगा बेटा +4। क्लियरली H2SO4 के अंदर अम्लीय सामर्थ्य अधिक हो जाएगा। अगला SO3, SO2। SO3 के अंदर सल्फर, SO2 के अंदर सल्फर, यहां चार्ज आएगा +6, यहां चार्ज आएगा +4, फिर से कम हो जाएगा। N2O5, P2O5, AS2O5। अब यहां वो कॉन्सेप्ट अप्लाई मत कर देना आप, क्योंकि यहां पर केंद्रीय परमाणु समान नहीं है। तो हम यहां क्या करेंगे, तो हम यहां पर नॉर्मल विद्युत ऋणता का इस्तेमाल कर लेंगे। हम बोलेंगे कि देखें भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये तीनों तत्व क्या है, वर्ग के हैं। ऊपर से नीचे की ओर गए, ऊपर से नीचे की ओर गए, लगातार अम्लीय सामर्थ्य घटेगा, क्योंकि En का मान घटेगा। तो अम्लीय सामर्थ्य क्रम क्या आ जाएगा बेटा, ऐसा घटता हुआ क्रम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। चारों तत्व क्या है, वर्ग के। ऊपर से नीचे की ओर गए, En का मान लगातार घटेगा, अम्लीय सामर्थ्य भी लगातार घटेगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का मान क्या आ गया, घटता हुआ आ गया। इस प्रकार से हमने यहां क्रम बताया। नेक्स्ट देखिए बेटा अगला एग्जांपल अपने पास में आया HNO3, HNO2। HNO3 के अंदर चार्ज निकाला। अब देखिए बेटा नाइट्रोजन क्या है, दोनों में समान है, तो आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। HNO3 के अंदर नाइट्रोजन में +5 आएगा, HNO2 के अंदर नाइट्रोजन में +3 चार्ज आएगा। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम इस प्रकार से आ जाएगा। N2O5, N2O3। N2O5 में देखिए बेटा नाइट्रोजन, यहां पर भी कौन है, नाइट्रोजन। आवेश निकाला आपने, यहां आएगा +5, यहां आवेश आएगा +3। अम्लीय सामर्थ्य N2O5 वाले का अधिक बता दिया जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, Sb2O5 Sb2O3, यहां चार्ज आएगा +5, यहां चार्ज क्या आएगा बेटा +3, अम्लीय सामर्थ्य अधिक आ गया। HClO4 HbRO4 HiO4। अब आप देखें बेटा यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों तत्व क्या है बेटा, वर्ग के हैं, ऊपर से नीचे की ओर गए, लगातार EN का मान घटेगा, अम्लीय सामर्थ्य भी घटेगा, तो यहां पर अम्लीय सामर्थ्य क्रम क्या आ गया, घटता हुआ क्रम आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो रही है बेटा कि हम किस प्रकार से अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य के आधार पर सवाल करेंगे। अब आप देखें बेटा, इसको हम कॉन्सेप्ट को और आसान करते हैं, आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक और बताते हैं। देखें, जब भी कभी केंद्रीय परमाणु समान हो, जैसे कि भी आपने यहां पर देखा, इन तीनों के अंदर केंद्रीय परमाणु समान है ना बेटा, केंद्रीय परमाणु समान। तो जब केंद्रीय परमाणु समान है तो हम क्या कर रहे हैं, आवेश निकाल कर देख कर रहे हैं। पर आप एक बात देखें कि जनरली 99% टाइम्स ऐसा होगा, आप इसमें एक बात देख सकते हैं बेटा कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है, या फिर यूं कहें कि जिसके अंदर प्रति केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु अधिक है वहां पर अम्लीय सामर्थ्य अधिक है। जहां पर प्रति केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु अधिक है वहां पर अम्लीय सामर्थ्य अधिक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा बेटा HNO3 HNO2, आपने देखा यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा उसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा। यहां पर 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन वाले का अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा। यहां देखा बेटा आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम, 5 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, अम्लीय सामर्थ्य किसका, 5 ऑक्सीजन वाले का ज्यादा। इधर आ जाओ आप, HClO4 HClO3 HClO2 HOCl, सबके अंदर क्या है, क्लोरीन क्लोरीन सेंटर एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन जहां पर ज्यादा होंगे अम्लीय सामर्थ्य वहीं पर ज्यादा होगा। 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, लगातार ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, अम्लीय सामर्थ्य लगातार कम हो रहा है। तो आप यहां पर अधिकतर बार ऐसा बोल सकते हैं, सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है, यदि हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें या ऑक्सी अम्लों की बात करें, इनके अंदर सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यदि केंद्रीय परमाणु समान है तो जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा होंगे, जहां पर ऑक्सीजन के परमाणु की मात्रा अधिक होगी वहीं पर अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक होगा। तो बेटा इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य के आधार पर सवालों के बारे में बताया जा सकता है। अब हम आगे और सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सा यौगिक CO2 का सबसे अच्छा अवशोषक होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये। CO2 का सबसे अच्छा अवशोषक क्या होगा, हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं, BeO, K2O, H3PO4, P4O6। अब पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि अवशोषक होने का मतलब क्या है और इसको अवशोषित अच्छे से कौन कर सकता है। तो पहले हम क्यों ना CO2 के नेचर के बारे में बात कर लें कि CO2 की प्रकृति किस प्रकार की होगी। हमने देखा CO2 क्या है, पहली बात तो एक ऑक्साइड है। मेरे हिसाब से आपके पास सामने आ रही है ऑक्साइड है। क्यों है बेटा ऑक्साइड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यौगिक का निर्माण कर रहा है, अतः यह एक ऑक्साइड कहा जाएगा। अब ऑक्साइड है तो किस प्रकार का होगा, 4 तरह के ऑक्साइड पढ़े हमने, तो अम्लीय पढ़ा, क्षारीय पढ़ा, उभयधर्मी पढ़ा, उदासीन पढ़ा। तो ये आपको देखना पड़ेगा तत्व कौन जुड़ा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे CO2 जुड़ा हुआ है। CO2 के अंदर तत्व कौन है, कार्बन। क्या कार्बन एक अधातु है? जी हां, कार्बन एक अधातु है। और हमने क्या सीखा था बेटा कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब यहां से बात सिद्ध हो गई है कि CO2 जो होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। यहां से बात तो क्लियर हो गई। अब सवाल यह है कि CO2 का सबसे अच्छा अवशोषक कौन होगा। तो अवशोषक होने का मतलब बहुत आसानी से अभिक्रिया कर ले। अवशोषित कौन करेगा अम्ल को, जो इससे उल्टी प्रकृति का होगा, जो कि क्षारीय प्रकृति का होगा। देखिए बेटा, इसको अवशोषित जो है वो काफी हद तक एक उभयधर्मी भी कर सकता है, परंतु सवाल पूछ रहा है कि अच्छा अवशोषक कौन होगा। तो अच्छा अवशोषक तो वही होगा जो उसका ठीक उल्टा प्रकृति का होगा, जो एकदम रिवर्स होगा। अम्ल का रिवर्स कौन होता है बेटा, क्षार। इसका मतलब जो सबसे अधिक क्षारीय गुण होगा वही सबसे अच्छा अवशोषक हो। यहां तक बात क्लियर है आपको। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर क्षारीय कौन है, तो क्षारीय उठाते हैं। यहां देखिए बेटा, बेरिलियम का ऑक्साइड, ये कैसा है बेटा, तो याद रखिए बेटा आप जनाबे आली याद किया था हमने, तो बे के अंदर बेरिलियम आ गया, तो ये तो कैसा हो गया, उभयधर्मी होगा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। K2O पोटेशियम का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, ये कैसा होगा बेटा, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, और हमको क्षारीय ही ढूंढना है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। क्या पता इससे अधिक और हमें कोई क्षारीय मिल जाए तो हम उसके ऊपर चला जाएंगे। तो हम इसलिए हम अगले ऑप्शन चेक करते हैं। H3PO4 फॉस्फोरस और फॉस्फोरस दोनों कैसे हैं बेटा, अधातु हैं। इसका मतलब ये दोनों तो कैसे होंगे बेटा, अम्लीय प्रकृति होंगे। अम्ल तो अम्ल को अवशोषित नहीं कर सकता, इसका मतलब ये तो आंसर होंगे नहीं। तो फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, तो आंसर क्या जाएगा बेटा अपना सेकंड ऑप्शन आंसर चला जाएगा। तो CO2 का सबसे अच्छा अवशोषक इन चारों में कौन होगा, K2O होगा, क्योंकि वो एक क्षारीय है। आंसर क्या जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला सवाल हमारे पास आया है, निम्न में से कौन अन्य 3 ऑक्साइडों से भिन्न है। मतलब आपको इनके अंदर से जो भिन्न है उसको छांटना है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हम ऑप्शंस देख लेते हैं।
हमारे पास ऑप्शन है बेटा MgO, SNO, PbO, ZNO। अब MgO, SNO, PbO, ZNO बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो एम्फोटेरिक की जो हमने सीरीज बताई थी आपको, जो उभयधर्मी की सीरीज बताई थी, वो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, बाय हार्ट आपको लर्न होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर कि SN, PbO और ZN ये तीनों के तीनों जो है नीचे वाले, ये क्या है, ये तो उभयधर्मी है। ये तो क्या है बेटा, उभयधर्मी। उभयधर्मी होने का मतलब क्या है, ये सब के सब एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करेगा। परंतु MgO क्या है, धातु का ऑक्साइड, और धातु का ऑक्साइड होने की वजह से ये क्या होगा, ये तो क्षारीय होगा। इसका मतलब आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा ऑक्साइड इन तीनों में से भिन्न है, तो भिन्न कौन चला जाएगा बेटा, MgO, क्योंकि वो क्या है, क्षारीय है, बाकी तीनों क्या है बेटा, उभयधर्मी है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, अपना फर्स्ट ऑप्शन आंसर चला जाएगा। अब इसमें अगला सवाल देखें बेटा, अगला क्वेश्चन आया हमने, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक क्षारीय होगा। अब सर्वाधिक क्षारीय पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। यहां पर हमारे पास SeO2, Al2O3, Sb2O3, Bi2O3। अब आप इसमें एक बात देख सकते हैं बेटा कि जो तत्व हमें दिए हुए हैं वो सब के सब ऑक्साइड हैं, जो हमें यौगिक दिए वो सब के सब ऑक्साइड हैं, और इनमें जो तत्व हैं उनको हम पहले आवर्त सारणी के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कुछ बातें क्लियर हो। जैसे कि आप देखें बेटा, एल्यूमिनियम और सेलेनियम हमें दिया हुआ है, तो यदि हम आवर्त के हिसाब से बात करें, तो एल्यूमिनियम जो होगा वो तृतीय आवर्त का होगा ना बेटा। यदि हम सेलेनियम की बात करें, देखो बेटा तत्व यहां पर हमें एल्यूमिनियम है, सेलेनियम है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है। एल्यूमिनियम तृतीय आवर्त का होगा। इसके बाद में यदि हम सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम इसके आगे यहां पर कुछ इस प्रकार से बैठा होगा, चौथे आवर्त। फिर यदि हम एंटीमनी की बात करें तो बेटा एंटीमनी का होगा। तो यदि हम बात करें यहां पर पांचवें आवर्त की, तो पांचवें आवर्त के अंदर इसके जस्ट आगे यहां पर कौन होगा बेटा, एंटीमनी होगा, Sb होगा। और यदि हम छठे आवर्त की बात करें तो छठे आवर्त में सबसे नीचे और कौन बैठा होगा, एंटीमनी के जस्ट नीचे कुछ इस प्रकार से बिस्मथ बैठा होगा। ये मैं देख रहा हूं आवर्त सारणी में कुछ इस प्रकार से तो रखे हुए हो सकते हैं। अब पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा, तो क्षारीय गुण हम किस प्रकार बताएंगे। पहले तो हमें देखना होगा यौगिक क्या है, तो सभी के सभी यौगिक जो हमें दिए हुए हैं वो क्या है बेटा, वो सभी के सभी ऑक्साइड हैं। और ऑक्साइड होने का मतलब हम यहां पर सीधा सीधा EN का इस्तेमाल करके, विद्युत ऋणता का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। हमें यह बात पता है कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो लगातार क्षारीय गुण बढ़ते हैं, क्योंकि EN का मान घटता है। तो EN का मान घटेगा, इसका मतलब यहां पर अम्लीय गुण घटेंगे और इसका मतलब यहां पर क्षारीय गुण बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा, तो सबसे नीचे बैठा होगा वह सर्वाधिक क्षारीय होगा। सबसे नीचे कौन बैठा है बेटा, बिस्मथ। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या जाएगा, अपना फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। तो क्वेश्चन का अपना आंसर क्या चला जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखे बेटा, एक अगला क्वेश्चन आया अपने पास में, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया नहीं कर सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया नहीं कर सकता है वो कौन होगा, चलिए देखते हैं इसके अंदर। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया नहीं कर सकता। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया कौन नहीं करेगा, तो पहले तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद किस प्रकृति का है, तभी तो बता सकते हैं कौन क्रिया नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखा बेटा हमने NaOH, बहुत आसान सी बात है। NaOH खुद किस प्रकृति का होगा बेटा, क्षारीय प्रकृति का होगा। क्या क्षार क्षार से अभिक्रिया करेगा, नहीं। इसका मतलब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, जो कि क्षारीय होगा। हमें क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा, जो कि क्षारीय होगा। उभयधर्मी भी इससे अभिक्रिया कर सकता है, केवल क्षार ही क्षार से अभिक्रिया नहीं करेगा। अम्ल अम्ल से नहीं करेगा, क्षार क्षार से नहीं करेगा। हमने देखा बेटा बेरिलियम, क्या बेरिलियम एक ऐसा है ऑक्साइड जो कि क्षारीय है, नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो उभयधर्मी है। तो हमने बोल दिया कि ये तो उभयधर्मी, तो ये तो अभिक्रिया कर लेगा। B2O3 बोरोन का ऑक्साइड, बोरोन क्या है बेटा, अधातु है। इसका मतलब ये कैसा होगा बेटा, ये तो अम्लीय होगा, तो ये भी अभिक्रिया कर लेगा। कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड कैसा होगा बेटा, क्षारीय होगा। इसका मतलब ये इससे अभिक्रिया नहीं करेगा। फाइनली सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का ऑक्साइड भी क्या होगा बेटा, अधातु होने की वजह से अम्लीय होगा, तो ये भी अभिक्रिया कर लेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया नहीं करेगा, जो क्षारीय होगा। क्षारीय कौन मिला बेटा हमें, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर क्या चला जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। तो अभी आपने देखा बेटा किसके आधार पर हम इस प्रकार सवालों को बना सकते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है।